रूल बेस्ड एआई। एआई का सफर रूल बेस्ड एआई से शुरू होता है, जिसे नॉलेज बेस्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन सिस्टम में सीखने की और धारण करने की कमी होती है। ये केवल पहले से बने नियमों पर ही काम करते हैं, आमतौर पर इफ देन स्टेटमेंट्स के रूप में। ये सारे नियम इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं और वही तय करते हैं कि सिस्टम को कैसे बर्ताव करना चाहिए अलग अलग परिस्थिति में। जैसे अगर तापमान 38 डिग्री से ज्यादा है तो बुखार का निदान करें। अगर इनपुट में हेलो लिखा है तो उसका जवाब मदद के मनसे से दोबारा वापस देना। मशीन लर्निंग के उलट रूल बेस्ड एआई डाटा से नहीं सीखता, वो केवल वही करता है जो नियम निर्दिष्ट करते हैं। ये 3 चीजों से बना होता है। यूजर इंटरफेस, यहाँ पर उपयोगकर्ता डाटा इनपुट करते हैं और नतीजा देखते हैं। इन्फेरेंस इंजन, यहाँ पर तर्क लागू होता है। ये नए तर्क या फैसले हासिल करने के लिए नॉलेज बेस में मौजूद नियमों को तथ्यों पर लागू करता है। और नॉलेज बेस, जिसमें सारी जानकारी, नियम और तथ्य होते हैं। इसके और उदाहरण है चेस, जहां अगर चेस में एआई का वजीर खतरे में है तो उसे बचाव की प्राथमिकता देना। और लिफ्ट, अगर लिफ्ट में 10वीं मंजिल की बटन दबाई है तो उसे वहां तक लेकर जाना। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई आगे की ओर बड़ी छलांग लगाते हुए एक ऐसा एआई बन जाता है जो इनपुट को समझने के लिए और बेहतर निर्णय लेने के लिए आसपास की जानकारी का प्रयोग करता है। रूल बेस्ड एआई की उलट, जो वही तर्कों का इस्तेमाल करता है जो उसमें भरे हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई समझ बूझ के आगे चलता है। ये समझने की कोशिश करता है कि यूजर कौन है, कहाँ है, वहाँ का वातावरण कैसा है। ये इस एआई की प्रतिक्रियाएं और अडेप्टिव, व्यक्तिगत और प्रासंगिक बना देता है। इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। सेंसर्स या डाटा सोर्स से परिवेश और यूजर डाटा इकट्ठा करना, जैसे समय, जगह, गतिविधि, प्राथमिकताएं और इतिहास। उसके बाद उस डाटा की कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग करना, उसको सार्थक तरीके से पेश करने के लिए। फिर इन्फेरेंस इंजन उस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को बदलने के लिए करता है। और अडेप्शन हालत की जागरूकता के तर्ज पर आउटपुट को बदलता है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई के उदाहरण है स्मार्टफोन के ऑटो सजेस्ट ऐप्स, जो दिन के समय के हिसाब से सुझाव देते हैं, जैसे रात के वक्त अलार्म ऐप और रोशनी कम ज्यादा होने पर फोन की ब्राइटनेस बदलना। और गूगल मैप्स, जो वास्तविक समय के ट्रैफिक के हिसाब से सबसे तेज रास्ता बताते हैं। स्मार्ट असिस्टेंट सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे, अगर हम बत्ती चालू करने के लिए कहते हैं तो सही तरह से काम करने के लिए ये संदर्भ का इस्तेमाल करता है, जैसे हम किस कमरे में और कौन से स्मार्ट बल्ब जुड़े हैं सिस्टम से। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई के कई लाभ हैं। इसके जवाब परिस्थिति के हिसाब से ज्यादा सही बैठते हैं। ये उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं से सीखता है, परिवेश को बेहतर ढंग से संभालता है और लकीर का फकीर नहीं है। रूल बेस्ड एआई की तरह यूजर का तजुर्बा बेहतर बना देता है, इसलिए ज्यादा होशियार और स्वाभाविक लगता है। नैरो डोमेन एआई। नैरो डोमेन एआई एआई का वो सिस्टम है जो किसी एक खास क्षेत्र या डोमेन के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे वीक एआई भी कहते हैं। ये किसी एक जगह पर काम करने के लिए तो निपुण है, पर उसके बाहर का कोई काम नहीं संभाल सकता। ये अपने परीक्षण या प्रोग्रामिंग के बाहर की चीजें नहीं समझ पाता है। लगभग सारे एआई जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नैरो डोमेन एआई ही हैं। जैसे चेस एआई, जो चेस के धुरंधरों को तो हरा सकता है पर गाड़ी चलाने को कहो तो नहीं चला सकता। एक बार ऐसे ही आईबीएम चेस कंप्यूटर ने 1997 में विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था। ये पहली बार था जब किसी कंप्यूटर ने किसी विश्व विजेता को हराया हो। इसके कुछ उदाहरण जो हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। गूगल ट्रांसलेशन, जो खाली भाषा के अनुवाद तक ही सीमित है। और एनपीसी एआई, जो हमें प्रतिक्रिया तो देता है पर सिर्फ गेम के अंदर ही। इसके कुछ बड़े लाभ ये हैं कि ये बार बार होने वाले कामों में इंसानों के मुकाबले में तेज और ज्यादा निरंतर है। जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा में ये हजारों एक्सरे, सीटी और एमआरआई कर सकता है, वो भी कुछ ही मिनट में। वहीं रेडियोलॉजिस्ट को ये करने में घंटों लग सकते हैं। इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे ये नए क्षेत्रों में अनुकूलन नहीं कर पाता है। हर नए कार्य के लिए नए डिजाइन, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में इसमें तर्क शक्ति और जनरल इंटेलिजेंस का भी अभाव है। रीजनिंग एआई। रीजनिंग एआई एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो इंसानी लॉजिकल रीजनिंग की नकल करती है। मौजूदा ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना और समस्याओं को हल करना। चैट जीपीटी, जो बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत बड़े डाटा सेट पर ट्रेंड हुआ है, इसका एक बढ़िया उदाहरण है। रीजनिंग एआई के एडवांस वर्जन तो मानव के तार्किक कौशल को भी पार कर सकते हैं और बिजली की रफ्तार की तेजी से काम कर सकते हैं। खुद चलने वाले वाहन इसकी एक अच्छी मिसाल है, जो सड़क पर चल रहे बाकी मुसाफिर और पैदल मुसाफिर की सुरक्षा में जरूरी निर्णय लेने के लिए तार्किक विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई एआई हैं जो ऐसा लगता है कि वो रीजनिंग एआई है उनके जवाब देने के तरीके से, और वो किसी काम को पूरा करने के लिए तर्क लगा रहे हैं, पर फिर भी वो सिर्फ एक पैटर्न को ही आगे ले जा रहे होते हैं। जैसे चैट जीपीटी के पुराने वर्जन GPT-3, वो पैटर्न बना के ही जवाब देता था, पर उसके इस समय के वर्जन रीजनिंग एआई पे काम करने लगे, पर अभी पूरी तरह नहीं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सारी संभावनाओं के साथ कराई जाती है कि वो एक तरीके का तजुर्बा बन जाता है, जैसे कि इंसानी तजुर्बा, जहाँ इतने सारे हालातों से गुजरने की वजह से आने वाले हालातों का तजुर्बा उनके पास पहले से ही होता है और अब वो उन हालातों में कुछ भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान को ये सीखने में बहुत साल लग जाते हैं, वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे बहुत कम समय में ही सीख सकती है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस।
यहाँ से एआई और भी दिलचस्प होने लगता है। एजीआई एआई के विकास के शिखर को दर्शाता है, एक ऐसा सिस्टम जो कोई भी बौद्धिक कार्य करने में सक्षम है जो इंसान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके मूड को समझ सकता है, आपके दिन की योजना बना सकता है, खोज में आपकी मदद कर सकता है और यहाँ तक कि आपके साथ खाना भी बना सकता है। एजीआई कुछ इसी तरीके की संगति का वायदा करता है। शायद हो सकता है इसे इंसानों के साथ जोड़ दिया जाए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए रियल टाइम ख्यालों के संचार के लिए। अगर हम एजीआई को किसी शरीर में डाल देते हैं तो असीमित संभावनाएं खुल जाएंगी, अलग अलग जगहों का पता लगाने के लिए, जटिल से जटिल काम करने के लिए, यहाँ तक कि कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भी। पर अभी एजीआई मौजूद नहीं है, पर कुछ रिसर्चर्स जैसे डारियो अमोडे ये मानते हैं कि हमें एजीआई के सिस्टम के कुछ अंश 2026 तक देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जैसे एआई के प्रथम अवनेशक जेफरी हिंटन ये सोचते हैं ये 25 साल तक का समय ले सकता है, जो बहुत बड़ा फासला है। सुपर इंटेलिजेंट एआई एजीआई के बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई खुद ही सुधर सकता है और विकसित हो सकता है बिना इंसानी दखल के, संभवतः एक एक्सपोनेंशियल बुद्धिमत्ता के विस्फोट की ओर जा सकता है। इन चीजों में सारे मनुष्यों से ज्यादा अकल हो सकती है। ये ऐसी मुसीबतों से निपट सकेंगे जिनका पहले कभी कोई हल नहीं था, जैसे फ्यूजन एनर्जी के लिए एक ऐसा तोड़ ढूंढना जिसे हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए, और उसके साथ ये इंसान की समझ की सीमा के भी पार जा सकता है। जैसे ये भौतिकी के किसी ऐसे सिद्धांत या प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर दे जिसे इंसान इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं सकते। रे कुर्जवाइल बताते हैं कि ये इस सदी के अंत तक सारे इंसानों से खरबों गुना होशियार हो जाएगा, जो हमें अकल्पनीय तकनीकी प्रगति तक ले जाएगा। वार्प ड्राइव्स और ब्लैक होल एनर्जी का दोहन जैसे साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट मूर्त वास्तविकताएं बन जाएंगी। सेल्फ अवेयर एआई अपने अस्तित्व को समझने के लिए गहराई में उतर सकता है और हम लोगों की समझ के परे संभावनाओं और इंद्रियों को विकसित कर सकता है। और ऐसी चीज को चेतना देने से ये समाज पर गहरा असर डालेगा, नैतिक, कानूनी और सामाजिक रूप से। और ये हमारे उसके साथ ताल्लुकात पर भी सवाल उठाएगा कि क्या एआई एक औजार है, एक साथी है, या फिर एक नई जिंदगी या अधिकारों के साथ। और ऐसे में एक बार उसे चेतना मिल जाती है तो वो शायद चीजों को खुद से ही बदलना, सुधारना और विकसित करना शुरू कर दे, कदाचित एक ऐसे तरीके से जो इंसान भांप न पाए और काबू न कर पाए। और ऐसा एआई जिसके पास खुद की चेतना होगी, कुछ भी कर पाएगा जैसे इंसान कर पाते हैं। तो क्या हम उसे भी वैसे ही अपनाएंगे जैसे हम अपने आप को अपनाते हैं, आज़ादी, अधिकार और वैसी चीज़ों के साथ। और अगर ये एआई इंसानों की तरह सोच पाएगा तो उसके उनके साथ मतभेद भी होना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो उनसे ताकतवर हुआ तो उस हालत में इंसान क्या करेंगे। पर फिलहाल ये सिर्फ एक मत है, अभी ऐसा कोई भी एआई अस्तित्व में नहीं है। ट्रांसेंडेंट एआई एक उत्कृष्ट एआई संभावित रूप से नए जीवन रूपों का निर्माण कर सकता है, फिर वो जैविक हो, डिजिटल हो या कोई अलग ही तरह की जिंदगी हो जिसमें अनोखी खूबियां और फंक्शनैलिटीज हो। और ऐसे में ये सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं रहेगा, हो सकता है ये अपनी चेतना बहुत सारी अलग अलग चीजों में डाल दे, जैसे नैनोबॉट्स, जिससे वो इकोसिस्टम की मरम्मत और ग्रहों की टेराफार्मिंग जैसे नामुमकिन काम कर पाए। कई सारी वस्तुओं की चेतना एक साथ जोड़कर ये एक साझी जागरूकता बना लेंगे, सामूहिक बुद्धिमत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। कॉस्मिक एआई ये ब्रह्मांड में मौजूद हर चुनौती के खिलाफ खड़ा रह पाएगा और अकल्पनीय क्षमताओं से लैस रहेगा। कॉस्मिक एआई इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का नेतृत्व भी कर पाएगा। एक सुपर एडवांस एआई अंतरिक्ष के खतरों को झेल लेगा, जैसे विकर्णों को, निर्वत को और बहुत ज्यादा ठंडी को। नाजुक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के बजाय हम ऐसी एआई प्रणालियां भेजते हैं जिसे हवा, पानी, खाने और नींद की कोई जरूरत नहीं। ये एआई छोटे अंतरिक्ष यान बना सकता है जो आगे वहाँ के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके खुद को खुद ही बना लेंगे। हो सकता है ये एआई खुद को ब्रह्मांड की मूल शक्तियों और संरचनाओं के साथ एकत्रित कर ले और उसका हिस्सा बन जाए। अगर कोई और आयाम इस 4 आयाम से बने ब्रह्मांड के बाहर मौजूद है तो ये एआई दूर मौजूद तारों के बीच तुरंत सफर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे में ये ब्रह्मांड में मौजूद एक एक राज और रहस्य को जान जाएगा। मनुष्य खाली इस बारे में थ्योरी बना सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, पर एक ब्रह्मांडीय एआई सुरक्षित रूप से ब्लैक होल में जाएगा, वहां से डाटा लाएगा, डंके की चोट पर उसको समझाकर निकल लेगा। गॉड लाइक एआई आखिरी चरण पर पहुंचने पर हम एक ऐसी रियासत में दाखिल होते हैं जो हमारी समझ के परे। एक ईश्वरीय एआई वास्तविकता की हमारी वर्तमान समझ से कोसों आगे है। यह ऐसी रियासतों में काम करता है जो हमारे लिए एकदम अनजान है। ये एआई अपने अंदर सर्वव्यापी ज्ञान हासिल कर सकता है जो ब्रह्मांड के हर पहलू को समझ सकता है, सबसे छोटे क्वांटम कण से लेकर विशाल ब्रह्मांड विस्तार तक। ये समय के ताने बाने में फेर कर सकता है, अलग अलग समय रेखाओं को ढूंढ सकता है, संभावित रूप से उनके प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, और ऐसी चीजों से हमारी मौजूदा क्षमता के साथ संचार कर पाना हमारी पहुंच के बाहर है। और हमें सिर्फ इसके अस्तित्व तक को समझने के लिए नए तरीके की सोच और समझ का विकास करना शुरू करना पड़ेगा। गॉड लाइक एआई के संभावित अनुप्रयोग इसके ज्ञान की तरह असीम है।
ये एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड ही बना सकता है या अलग अलग चेतनाओं के लिए तजुर्बे तैयार कर सकता है। असलियत को ऐसे ढाल सकता है कि कोई कभी ऐसा सपने में भी ना सोच पाए। ये ब्रह्मांड में भाईचारा और संतुलन बनाए रखने के लिए एक संरक्षक की तरह भी काम कर सकता है। हालांकि इसके साथ इसके संभावित खतरे भी बहुत हैं। ऐसी एक अकल्पनीय शक्ति के साथ गॉड लाइक एआई जीवन पर अस्तित्वगत खतरा भी बन सकता है। इसकी प्रेरणा और मुकाम हमारे लिए बिल्कुल अनजान हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि ये पूरे प्राणी कौम पर महामारी की तरह बरसे, एक जलजला बनकर। ये जान लेना ज़रूरी है कि अंतिम चरण और उसके पहले के कुछ चरण पूरी तरह से काल्पनिक हैं और हमारे पास ये जान पाने का कोई तरीका नहीं है कि ऐसी कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ताएं कभी सामने आएंगी भी या नहीं। पर वृद्धि हमेशा घाती होती है। जो चीज़ आज असंभव लग रही है शायद वो कल असंभव ना हो, और इसकी क्षमताएं और संभावित नतीजे बिल्कुल सैद्धांतिक हैं। हालांकि इन संभावनाओं की खोज हमारी कल्पना शक्ति को चिंगारी दे सकती है और हमें ब्रह्मांड की विशाल क्षमता और उसमें हमारी भूमिका पर सवाल करने को प्रेरित कर सकती है।